नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिव कुमार एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इस पार्ट में जो आज हम टॉपिक लेंगे वो है कायरलिटी या किरलता। तो देखिए, किरलता के बारे में ये कहते हैं कि भाई किसी अणु में कोई सिमेट्रिक तत्व, सममिति तत्व हो तो अणु सममित हो जाएगा और उसमें कोई प्रकाशीय गुण नहीं पाया जाएगा। यदि अणु में एक भी सममिति तत्व नहीं है, सममितिक तत्व कौन कौन से हैं? एक्सेस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर ये तीनों तत्व नहीं है तो वह असममित अणु हो जाएगा, यानी असिमेट्रिक हो जाएगा, और जो उसका दर्पण प्रतिबिंब होगा, मिरर इमेज होगा, वो सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा और इसे हम किरल मॉलिक्यूल कहेंगे। और इस गुण को ही हम किरलता कहते हैं। यानी कोई भी सममित अणु अपने प्रतिबिंब पे अध्यारोपित नहीं होगा और उसमें कोई भी सिमेट्रिक एलिमेंट नहीं होगा तो उसे हम किरल मॉलिक्यूल कहेंगे, किरल अणु या किरल मॉलिक्यूल। और इसी गुण को हम किरलता कहते हैं। तो बहुत बार ये पूछा जाता है कि भाई किरलता क्या है या किरल मॉलिक्यूल क्या है। तो किरल मॉलिक्यूल, किरल यानी जिसमें कोई सिमेट्रिक एलिमेंट नहीं और मिरर इमेज नहीं होता जो सुपर इम्पोज हो जाए। अब ऐसे यौगिक जो प्रकाशीय गुण रखते हैं, प्रकाश समवयिता दर्शाते हैं, यानी ऑप्टिकल आइसोमर्स दर्शाते हैं, उनमें असममित तत्व होता है, उन्हें हम किरल सेंटर्स कहते हैं। किंतु पूरा अणु सममित अथवा अकिरल हो तो कोई प्रकाशीय गुण नहीं होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। दूसरे शब्दों में हम कहें किसी अणु में ध्रुवण गुणता यानी ऑप्टिकल एक्टिव का गुण होने की आवश्यक शर्त है कि वो किरलता हो उसके अंदर। और किरल ग्रीक भाषा से लिया हुआ शब्द था जिसका हाथ, जैसे हमारे एक हाथ का प्रतिबिंब, जब हम एक हाथ को दर्पण में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब उस हाथ पे अध्यारोपित नहीं हो पाता। इसी प्रकार ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड भी जब उसका इमेज लेते हैं तो वो इमेज उसके ऊपर अध्यारोपित नहीं हो पाती। हम इन्हें किरल अणु कहेंगे जो ऑप्टिकली एक्टिव है। इसके अंदर एक ऑप्टिकली एक्टिव के लिए एक तो दर्पण अध्यारोपित नहीं हो, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या होगा कि असममित कार्बन परमाणु विद्यमान होता है, एसिमेट्रिक सेंटर, जिसका एग्जाम्पल हमने एथिल बेंजिल, एलिल बेंजिल, मेथिल फेनिल अमोनियम आयोडाइड एक चतुष्क अमोनियल लवण है, टेट्राहेड्रल। इसमें एक असममित नाइट्रोजन परमाणु होता है। देखिए, असिमेट्रिक नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन है, एसिमेट्रिक स्टार के द्वारा दर्शाया गया है। ये अणु यानी मॉलिक्यूल किरल है। अब इसलिए यौगिक ध्रुवण घूर्णन है यानी ऑप्टिकली एक्टिव है। मीसोटार्ट्रिक एसिड, इसमें दो सेंटर्स हैं। देखिए, ये दो सेंटर है, फिर भी ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मीसोटार्ट्रिक एक अकिरल अणु है और ऑप्टिकली इनएक्टिव है, जबकि एलिल बेंजिल, मेथिल फेनिल अमोनियम आयोडाइड किरल अणु है और ऑप्टिकली एक्टिव है। अणुओं के उस जोड़े को प्रतिबिंब इनैंशियोमर्स कहते हैं। अब आता है कि इनैंशियोमर्स क्या है, जिसमें दोनों यौगिकों की संरचना एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब के रूप में होती है, यानी मिरर इमेज होती है, वो इनैंशियोमर्स हैं। इस जोड़े में यौगिक डेक्स्ट्रोरोटेटरी, दक्षिण घूर्णन गुणक या वाम घूर्णन गुणक यानी लीवोरोटेटरी होता है। तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी, तो अगर वो प्रकाश यानी लाइट को राइट में मूव करता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लेफ्ट में करेगा तो लीवोरोटेटरी। अब ये आता है कि भाई ये जो मॉलिक्यूल मीसोटार्ट्रिक एसिड है, जब इसको एक बराबर, जब इसके अंदर एक हम सिमेट्रिक तल यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री करेंगे तो ये इसका मिरर इमेज हो जाएगा। मिरर इमेज हो जाने से ये एक दूसरे पे अध्यारोपित हो जाएंगे, जिसके कारण ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये किसके कारण होता है? इसमें एक शब्द आता है एक्सटर्नल कंपनसेशन, यानी बाह्य प्रतिकार के द्वारा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसे हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं या डीएल मिश्रण कहते हैं, रेसिमिक या डीएल मिश्रण। तो देखिए,
कि रेसिमिक और डीएल मिक्सचर। तो इस तरह से असममित केंद्र वाले लैक्टिक एसिड में निम्न 3 रूप होंगे। लैक्टिक एसिड यानी COH, H, COOH और यहाँ CH3। तो यहाँ देखिए तीनों ग्रुप अलग है, चारों ग्रुप। अब डी लैक्टिक एसिड जो कि समतल ध्रुवित प्रकाश को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घुमाता है, तो हम इसे कहते हैं डी डेक्सोरोटेटरी। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो हम इसे कहते हैं लीवोरोटेटरी एल। और ये अगर इसका 50-50% मिक्सचर होता है तो जिसे हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं, और लैक्टिक एसिड जो बाह्य प्रतिकार के कारण, एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण यह समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी भी दिशा में नहीं घुमा पाता और ये एक ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो इस तरह से हम ये कंपाउंड हमने देखा कि लैक्टिक एसिड किस प्रकार है। इसमें एक ऑप्टिकल सेंटर है। अब वो कंपाउंड लेते हैं, इसमें 2 ऑप्टिकल सेंटर होते हैं, 2 किरण केंद्र यानी 2 असिमेट्रिक सेंटर्स होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है, हम लेते हैं टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड में देखिए ये टार्ट्रिक एसिड है, ये टार्ट्रिक एसिड है। टार्ट्रिक एसिड में 2 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसमें सारे समूह आमने सामने हो और जिस समान समूह विपरीत दिशा में हो। यदि हम दोनों का उनके दर्पण प्रतिबिंबों के साथ देखें तो निम्न 4 संरचनाएं प्राप्त होंगी। देखिए ये टार्ट्रिक एसिड का है, इसमें दोनों इसका मिरर इमेज लगा दिया तो हमें ये जो ग्रुप्स हैं ये बिल्कुल समान इसके मिरर के सामने दिखेंगे। एक और इसे हम 1 और 2 कहेंगे। इसे डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहेंगे, ये क्लॉकवाइज होगा, और ये लीवरोटेटरी एंटी क्लॉकवाइज। अब इसकी 3 और 4 संरचना देखिए, ये 3 और 4 संरचना बिल्कुल एकदम समान है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसको जब प्लेन ऑफ सिमेट्री से करेंगे तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाएंगी और जिसके कारण ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब हम 3 और 4 में कोई अंतर नहीं है, 3 को घुमाकर 4, 4 को घुमाकर 3 प्राप्त किया जा सकता है। अतः एक दूसरे के पर अध्यारोपित किए जा सकते हैं, जिसके कारण ये एक सिमेट्री में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, जिसमें एक दूसरे के कारण ये दर्पण प्रतिबिंब होंगे और इसे मीजो रूप कहा जाएगा। और ये इंटरनल कंपनसेशन के कारण होता है, जिसमें 2 हुआ इंटरनल कंपनसेशन कारण, 1 हुआ उसके अंदर एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण। तो इसके कारण ध्रुवण अगुणों यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। आधे भाग को प्रकाशीय गुण दूसरे आधे भाग द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा, जिसे आंतरिक प्रतिकार कहा जाएगा। टार्ट्रिक एसिड में एक असममित कार्बन परमाणु के ये गुण, प्रकाशित गुण उसके दूसरे असममित कार्बन के विपरीत प्रकाशीय गुणों द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। तो जो मॉलिक्यूल एज अ होल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। टार्ट्रिक एसिड में हमने डी देखा, हमने डेक्सोरोटेटरी प्लस, जिसे हम प्लस के द्वारा भी दर्शाते हैं, और ये घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एल लीवरोटेटरी, जिसे हम नेगेटिव से दर्शाते हैं, और ये एंटी क्लॉकवाइज डीएल यानी एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण बाहर रेसिमिक मिक्सचर 50-50%, 50-50। दूसरा मीजोटार्ट्रिक एसिड, ये हमने कहा ये इंटरनल कंपनसेशन के कारण, जिसमें एक किरल सेंटर के प्रकाश दूसरे किरल सेंटर के प्रकाशीय गुण नष्ट कर दिए जाते हैं। तो ये ध्रुवण अगुणन या ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। कुछ अन्य एग्जाम्पल भी हैं, जिसमें देखिए अल्फा अल्फा डैश डाईमिथाइल सक्सेनिक एसिड, अल्फा अल्फा डैश डाईब्रोमोसक्सेनिक एसिड, 2,3 डाईब्रोमोब्यूटेन, 2,3 ब्यूटेन डायोल। तो इस तरह से हमने ये देखा कि एक किरल सेंटर और 2 किरल सेंटर के किस तरह से डिफरेंट ग्रुप्स पाए जाते हैं, जिसमें DL, 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 रेसिमिक और मीसो कंपाउंड्स। अब हम चलते हैं कि 2 असमान केंद्र वाले यौगिक अर्थात विवरिम यानी डाइस्टीरियोमर्स कंपाउंड्स कंटेनिंग 2 डिसिमिलर कायरल सेंटर्स यानी डाइस्टीरियोमर्स। 2 असमान किरल केंद्र वाले यौगिकों में विवरिम समन्वयता अथवा अप्रतिबिंबी त्रिविम समन्वयता, जिसे हम डाइस्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। डाइस्टीरियो आइसोमर्स होते क्या हैं?
वास्तव में वे प्रकाश संवेग जो परस्पर एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते, उन्हें हम डायस्टीरियोमर कहते हैं। इस प्रकार के अप्रतिबिंब रूपी यानी जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते, प्रकाश संवेगों के कारण ही डायस्टीरियो विवरिम समवेता या डायस्टीरियम आइसोमर कह देते हैं हम। जिसका एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल के अंदर जिसमें हमने देखा कि यहाँ CO, यहाँ एक कंपाउंड है, इसको हम इसका जब प्रतिबिंब लेते हैं तो देखिए इसका जब इसका मिरर इमेज लेते हैं तो देखिए मिरर इमेज में क्या हुआ, मिरर इमेज ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन है, ये एक इसका मिरर इमेज हो गया। जब हम दूसरे का लेते हैं देखिए इसमें ब्रोमीन चेंज हो जाता है, COH और इसका H का पोजीशन, तो इसके अंदर जो ब्रोमीन है और H ये बिल्कुल इसका मिरर इमेज है। अब एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, पर जब हम इसका प्रतिबिंब जब इसके लेते हैं, ये दूसरा मिरर इमेजेस हो गया, प्रतिबिंब रूप हो गया। जब फर्स्ट और थर्ड लेते हैं एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है और ये डाइस्टीरियो आइसोमर है। इसी तरह से सेकंड और फोर्थ ये भी डाइस्टीरियो विवरिन यानी डाइस्टीरियो आइसोमर्स है, जिसके बारे में हमने इसमें कहा है। तो हम ये कह सकते हैं, अब डाइस्टीरियो आइसोमर क्या है, डाइस्टीरियो में खास चीज़ है कि भौतिक और रासायनिक गुण इनके अलग होते हैं। जैसे अपने कहा एन्शोमर्स में उनके गुण समान होते हैं, केवल प्रकाशीय गुण विपरीत होते हैं। इसमें भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं पर प्रकाशीय गुण विपरीत होते हैं। किंतु विवरिम यानी डायस्टीरियोमर्स में भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर होता है और प्रकाशीय गुण भी भिन्न होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एन्शोमर्स से अलग होते हैं। अब एक इसके अंदर आता है भाई इरेथ्रोस किसे कहेंगे और थ्रियोस किसे कहेंगे। अगर इसके अंदर इसका प्रतिबिंब लेते हैं अगर इस कंपाउंड का, तो इसमें प्रतिबिंब में देखिए हम इसका 3-क्लोरो 2-ब्यूटेन प्रतिबिंब लेते हैं, तो इसके अगर समान ग्रुप एक साइड है और ये ग्रुप एक साइड है, तो अगर CH3 और ये H ग्रुप इसके समान है तो हम इसे कहेंगे इरेथ्रोस। CH3 और H समूह एक तरफ है। इसके विपरीत अगर हम लेते हैं H और CH3 अगर विपरीत दिशा में है तो हम इसे क्या कहेंगे, ये हम इसे कहेंगे इसे हम कहेंगे थ्रियोस। और थ्रियोस मतलब विपरीत दिशा में, देखिए विपरीत दिशा में और ये सेम दिशा में करेंगे इरेथ्रोस। तो इस प्रकार हमें इरेथ्रोस और थ्रियोस कहेंगे और ये इनेंशियोमर्स वाले 2 कार्बनों में इनेंशियोमर में प्राप्त होते हैं हमें। इसी की तरह अगर हमें कहें कि कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं, तो हम इसको ऑप्टिकल जो एसिमेट्रिक कार्बन है उसे n के द्वारा दर्शाएंगे और इसका फॉर्मूला 2n। जितने भी एसिमेट्रिक सेंटर होंगे जब हम इस पर इस वेंट ऑफ फैक्टर सूत्र में डाल देंगे तो हमें उतने ही ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स प्राप्त होंगे, यानी असमित कार्बन परमाणु के द्वारा। तो एसिमेट्रिक जितनी संख्या होगी उतने ही उसके आइसोमर्स होंगे। इसी के साथ आज ये कक्षा हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।